नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने गोवा में मौजूद अपने नेवल आर्मामेंट डिपो को अपग्रेड किया है, जहां पर रैमपेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट फैसिलिटी होगी। आपको मैं बता दूं कि इंडियन एयर फोर्स ने 2021 में इजरायली इल्बिट सिस्टम को रैमपेज के लिए ऑर्डर भी दिया था। रैमपेज सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 को एक बड़ी क्षमता देगी, जो कि दुश्मनों के बड़े टारगेट्स को 250 किलोमीटर की लंबी दूरी से तबाह कर सकती है। रैमपेज में एंटी जैमिंग क्षमता भी है। इसके अलावा इसकी हाई सर्वाइबिलिटी और साथ ही सुपरसोनिक स्पीड है। यही नहीं, ये वीडियो ट्रांसमिशन को भी सपोर्ट कर सकता है और ये एक लागत प्रभावी सॉल्यूशन भी होगा। दोस्तों, रैमपेज मिसाइल एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रिसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल 15 फीट लंबी है। इसका वजन 570 किलोग्राम है। ये GPS गाइडेड मिसाइल है। रैमपेज मिसाइल को अगर रडार पकड़ लेता है, लेकिन इसकी गति इतनी ज्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि दुश्मन चाहते हुए भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से मारकर गिरा नहीं सकता। रैमपेज मिसाइल का फायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट से सीमा के इस पार से ही दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर और किसी भी तरीके की इमारतों को गिरा सकता है। रैमपेज मिसाइल की खासियत यह है कि इसे एक बार टारगेट दिखाकर दाग दो और भूल जाओ। स्पीड आपको मालूम है कि सुपरसोनिक है। ये अपने टारगेट पर 350 से 550 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड अपना पहला FICV प्रोटोटाइप को 2024 में रोल आउट करने जा रही है, जो कि रशियन BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर आधारित होगा और ये बिल्कुल नया डिजाइन होने वाला है। FICV प्रोटोटाइप की अगर वजन की बात करें तो ये 23 टन का होगा। इसमें 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा होगा, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ होगा और इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन और 5th जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी होगा और इसमें 30 मिलीमीटर का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी होगा। साथ ही ये स्नैग लेवल 4 प्रोटेक्शन के साथ होगा। इसमें सिटिंग कैपेसिटी होगी 11 ट्रूप्स की, वो भी पूरे बैटल लोड के साथ। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की है 354 यानी कि 354 लाइट टैंक्स की, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 17,500 करोड़ रुपए होगी। लेकिन इस प्रपोजल के अनुसार इन 354 टैंकों में से 59 जो लाइट टैंक्स हैं उसे DRDO के लिए रिजर्व रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जो 295 टैंक्स हैं उन्हें भारतीय कंपनियां तैयार करेंगी, वो भी मेक वन कैटेगरी के तहत, और इसमें सरकार की 90% फंडिंग होगी, जिसे कि चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेस मैनर में दिया जाएगा, वो भी इस प्रोग्राम के प्रोग्रेस को देखते हुए। वहीं भारतीय सेना पहले ही बोल चुकी है कि ये जो 354 टैंक्स हैं उन सभी को प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा मेक वन कैटेगरी के तहत बनाया जाना चाहिए। लेकिन DRDO यहाँ पर कह चुका था कि उनका जो कॉम्बैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है वो पहले से ही लाइट टैंक प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है, जिसे कि वो प्राइवेट सेक्टर की फर्म लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर तैयार करा है और इसका नाम आपको मालूम है कि जोरावर लाइट टैंक है। ये भी कहा जा रहा है कि पहला प्रोटोटाइप 2023 के मध्य में रोल आउट हो जाएगा और यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि जो 59 टैंक्स है वो रिजर्व्ड है DRDO के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन लगाई गई है DRDO के ऊपर, वो ये है कि उनका प्रोटोटाइप अगर सफल होता है और वो दूसरे प्राइवेट सेक्टर कंटेंडर से पहले अगर तैयार हो जाता है तो उसके तहत उन्हें आगे के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। द प्रिंट के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके तहत डसॉल्ट राफेल मरीन और FA-18 सुपर हॉर्नेट की जो डिटेल रिपोर्ट है वो सौंपी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि फ्रांस का राफेल मरीन भारतीय नौसेना के सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है और ये भारतीय नौसेना के लिए फ्रंट रनर बन गया है। आपको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत 27 फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं। वहीं अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्रांस ने भारत को एक बड़ा डिस्काउंट भी दिया है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को एक और ऑफर दिया है, जिसके तहत वो कुछ राफेल एयरक्राफ्ट को अपनी नेवी की फ्लीट से भारत को देगा, जिनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना को ट्रेनिंग और ऑपरेशनलाइज करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना जिस तरीके से तेजी से वो अपना फैसला लेने वाली है, ठीक इसी तरीके से भारतीय वायुसेना भी 114 राफेल एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर दे सकती है। एक बात और है यहाँ पर राफेल मरीन को चुनने की, जिसकी पीछे की खास वजह यह है कि इसमें जो उपकरण है, इसका एयरफ्रेम, स्ट्रक्चर, इनके लिए सेपरेट स्पेयर्स की जरूरत जो होती है वो कम पड़ेगी, क्योंकि दोनों में सैफरान के M88 इंजन लगे हैं। वहीं सैफरान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी साइन किया है M88 इंजनों की असेंबली को भारत में बनाने के लिए। इसके अलावा एक और MOU सैफरान ने PTC इंडस्ट्रीज के साथ किया है, जिसके तहत PTC इंडस्ट्रीज
M88 इंजनों के लिए टाइटेनियम और सुपर एलॉय कास्टिंग और कंपोनेंट्स की आपूर्ति करेगी। हालांकि दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि FA-18 तो बेहतर फाइटर जेट है, लेकिन यहाँ पर राफेल मरीन को क्यों चुना जा रहा है? इसके पीछे का पहला कारण तो यही है कि अमेरिका का व्यवहार देखते हुए भारत को ये फैसला लेना पड़ रहा है। दूसरा, F-18 को अगर हम हासिल भी कर लेते हैं, जो कि भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही बेहतर फाइटर जेट माना जा सकता है, इसके लिए भारत को काफी पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद प्रशिक्षण, रखरखाव, इन सब में एक मोटा पैसा खर्च होगा। और ऊपर से दोस्तों, ये जो विमान है, ये कोई 1-2 साल में तो बदलेंगे नहीं, एक लंबे टाइम तक ये भारतीय नौसेना में बने रहेंगे। तो ऐसे में लगातार पैसे की बर्बादी भी हो सकती है। लेकिन लंबे समय के लिए राफेल मरीन का मतलब साफ है कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी इनका इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, इस सौदे में तकनीकी, वित्तीय और राजनीतिक कारकों को भी ध्यान में रखा गया है। इसीलिए फिलहाल के लिए तो हम ये कहेंगे कि अगर भारतीय नौसेना ने इसको फ्रंट रनर चुन लिया है तो राफेल मरीन बेहतर विकल्प हो सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साफ तौर पर कहा है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत का प्रयास सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना, इसके अलावा विकासशील और कम विकसित देशों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा और G20 के एजेंडे को आकार देना है। चीन के बारे में एस जयशंकर जी ने कहा कि चीन के साथ हमारी नीति बेहद स्पष्ट है। वास्तविक नियंत्रण रेखा में एक तरफा बदलाव की चीन की किसी भी कोशिश को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर कहा कि हम अपनी कंपनियों को रूस से तेल खरीदने के लिए नहीं कहते हैं, हम उनसे वो खरीदने के लिए कहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। भारतीयों के हितों में जो सबसे अच्छा सौदा होगा वही ठीक होगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज वही दिन है, यानी कि 8 दिसंबर, जो कि पिछले साल एक दुखद खबर हमारे सामने लेकर आया था, जिसमें कि देश के पहले CDS और उनके साथ मौजूद जो 13 अन्य लोग थे वो एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गए। ऐसे में जनरल विपिन रावत जी की पुण्यतिथि पर और सशस्त्र बलों के 13 अन्य लोगों को रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई है। और पिछले साल आपको मालूम है कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें जनरल विपिन रावत के अलावा 13 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। जनरल विपिन रावत जी के किए गए कार्यों को देश कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए हमारी तरफ से भी जनरल विपिन रावत जी और जो 13 अन्य लोग थे उन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2027 तक 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य पूरा कर सकता है। फिलहाल तो यहाँ पर 1000 मेगावाट क्षमता वाले 1 और 2 संयंत्र ऑपरेशनल है, जबकि 1000 मेगावाट की क्षमता वाली शेष 4 इकाइयों का निर्माण चल रहा है। इस बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि तापस ड्रोन को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी ड्रोन तापस ड्रोन ने 18 घंटे की उड़ान एक बार फिर से भरी है। तापस यानी कि टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन है। अब तक इसके कई फ्लाइट टेस्ट हो चुके हैं और जल्द ही अब इसे तीनों सेनाओं में शामिल किया जाएगा। तापस ड्रोन, जो कि खुद ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, ये रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉग्निजेंस SAR-EO जैसे काम कर सकता है। इसके अलावा ये अपने टारगेट को तय कर लेजर बीम डालकर उसे रोशन भी कर सकता है, जिसके बाद लेजर गाइडेड मिसाइल या फिर फाइटर से हमला किया जा सकता है। तापस ड्रोन अधिकतम 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और ये 24 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। यह अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि अगले साल के अंत तक ये ड्रोन्स भारत की तीनों सेनाओं को मिल जाएंगे और इन ड्रोन्स के आने के बाद भारत की तीनों सेनाओं को अमेरिकी और इजरायली ड्रोन्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपने ड्रोन्स के जरिए जासूसी, निगरानी और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, INS डेगा को भारत का पहला एक्स बैंड फेस्ड एरे रडार मिला है, जो कि संकट या फिर आपातकाल में नागरिक और सैन्य विमानों को रिकवर करने के लिए विजाग हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाएगा। खासकर की खराब मौसम की स्थिति में इनकी सुरक्षित लैंडिंग करवा पाएगा। प्रिसिशन अप्रोच रडार, जो कि मीडियम पावर रडार है, इसका इस्तेमाल प्रतिकूल मौसम की स्थिति में विमान को 25 किलोमीटर से लैंडिंग के लिए गाइड करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस रडार को स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकली तैयार किया गया है इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी डेटा पैटर्न्स के द्वारा, जिसे कि RP6PA के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत तैयार किया जा रहा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका की तरफ से आ रही है। दोस्तों, अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हवाई पट्टी का अपग्रेडेशन करने का
फैसला लिया गया है ताकि अमेरिकी विमान अधिक संख्या में यहां पर उतर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हवाई पट्टियों का इस तरीके का अपग्रेडेशन किया जाएगा ताकि उन पर लंबी दूरी के बम वर्षक विमान B-52 ठहर सके। ये विमान अमेरिका का सबसे उन्नत बम वर्षक विमान कहा जाता है। इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन ने इस बात की भी घोषणा की है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपने वायु, थल और नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा आगे उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में युद्धक उपकरण और ईंधन सुविधा पहले ही बढ़ाने का फैसला किया है ताकि वहां पर तैनात अमेरिकी बलों की क्षमता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्द से जल्द परमाणु पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद भी करेगा, जो कि उनके ऑकस एग्रीमेंट के तहत होगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठा लिया है, जिसके तहत परमाणु तकनीक देने वाली कई पाकिस्तानी कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। अमेरिका ने ऐसी कुल 24 कंपनियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये कंपनियां रूस को सैन्य या फिर रक्षा उद्योग को मदद कर रही है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ये कंपनियां रूस को सैन्य या फिर रक्षा उद्योग को मदद कर रही थी। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि ये कंपनियां पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु कार्यक्रम को सामानों की आपूर्ति कर खतरा पैदा कर रही हैं। इन कंपनियों पर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल तकनीक के प्रसार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का भी खतरा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी कंपनी ने अभी कोई आधिकारिक बयान इस बारे में नहीं दिया है। और यही नहीं दोस्तों, अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को भी झटका लग सकता है, जो कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ने कहा कि जिन कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है वे लाटविया, पाकिस्तान, रूस, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की है। इन्हें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की चिंताओं को देखते हुए प्रतिबंधित किया गया है दोस्तों। और यही कारण है अमेरिका समेत पश्चिमी देश पाकिस्तान को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जिसका साफ कारण है कि पाकिस्तानी इस तरीके के उल्टे सीधे काम करते हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान ने तो उत्तर कोरिया और लीबिया को भी परमाणु तकनीक की तस्करी की थी। और जब इस खतरनाक मामले का खुलासा हुआ तो पाकिस्तानी परमाणु बम के जनक AQ खान को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2024 के चुनाव से पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन 1 को शेड्यूल करने जा रही है। हालांकि इस कार्यक्रम में काफी देरी हुई है और ये कार्यक्रम निर्धारित समय से 2 साल पीछे चल रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि 2024 से पहले ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि पहला टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च फरवरी 2023 और दूसरा दिसंबर 2023 में किया जाएगा। फरवरी का परीक्षण हाई एल्टीट्यूड एबॉट क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा और दूसरा मानव युक्त परीक्षण की योजना से पहले ही सभी मापदंडों का परीक्षण करने के लिए मानव रहित मिशन होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, दोस्तों इसरो ने इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर द्वारा प्रक्षेपण यान PSLV XAL के लिए बनाए गए PSOM एक्सल मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर ने प्रक्षेपण यान के लिए मोटर तैयार की है, जिसका परीक्षण श्री हरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से किया गया, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा। फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।